हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 बहुपद। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो नाम है बहुपद, उसका मतलब समझेंगे कि बहुपद होता क्या है। बहु और पद, यहाँ पर ये बहुपद शब्द कैसे बनता है, दो शब्दों को मिलाकर बहु और पद। बहु का मतलब बहुत सारे और पद का मतलब कि जो आपके पास पद होते हैं अलग अलग, उन सभी पदों को एक साथ मिला दें तो वो कहलाता है बहुपद। अब बहुत सारे पद कौन से, तो बहुत सारे पद मतलब कि अगर आप चर और अचर इन दोनों को आपस में मिला दो किसी गणितीय संक्रिया द्वारा, चर और अचर को अगर हम आपस में किसी गणितीय संक्रिया द्वारा मिला दें तो इन तीनों का संयुक्त रूप ही बहुपद कहलाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में आपकी परिभाषा एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको चैप्टर का नाम जो है उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। बहुपद होता क्या है, तो बहुपद का मतलब क्या हुआ कि चर और अचर राशियों का जो संयुक्त रूप होता है उस संयुक्त रूप को हम बोलते हैं बहुपद। अब चर और अचर ही जरूरी नहीं है, अगर हम एक साथ x प्लस वाई प्लस जेड लिखें, चर ही छोड़े एक साथ, तो x प्लस वाई प्लस जेड का संयुक्त रूप यहाँ पर भी ये बहुपद है। ठीक है, तो सभी चरों को अगर एक साथ मिला दें प्लस माइनस गुणा भाग किसी भी संक्रिया द्वारा तो वो भी एक बहुपद कहलाएगा। लेकिन अचर का संयुक्त रूप, जैसे कि आपने क्या लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो सिर्फ चर और अचर हैं, उनका संयुक्त रूप हो सकता है बहुपद। सभी चरों का संयुक्त रूप भी एक बहुपद हो सकता है, लेकिन सभी अचर राशियों का संयुक्त रूप एक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। चर और अचर राशि का संयुक्त रूप या फिर चर और अचर राशि को यदि हम किसी गणितीय संक्रिया द्वारा आपस में मिला दें तो वो कहलाता है बहुपद। तो अब हम लिखेंगे बहुपद की परिभाषा। तो बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी, जो मैंने आपको अभी बताई है, चर तथा अचर राशि को किसी गणितीय संक्रिया द्वारा मिलाने पर उन तीनों का संयुक्त रूप बहुपद कहलाता है। चर और अचर राशि का संयुक्त रूप किसके द्वारा, गणितीय संक्रिया द्वारा अगर हम मिला दें तो इन तीनों का संयुक्त रूप क्या कहलाएगा, बहुपद। अब बहुपद के अंदर एक होता है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में आपने क्या लिखा परिभाषा में, चर और अचर राशि, तो चर तो होगा ही होगा, तो बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होगी वो अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। आपको लिखना है चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। अगर हम इसका उदाहरण लिखें, चर की अधिकतम घात जैसे कि 2x प्लस 5 का स्क्वायर एक बहुपद ये है, और एक है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, एक ऐसा है। तो इन दोनों में घात क्या होगी, मैंने क्या लिखे परिभाषा में, क्या लिखा है, चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात मतलब कि आपको इस घात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, अचर राशि है। तो यहाँ पर चर क्या है, x, और x की घात कितनी है, 1, इसलिए इस बहुपद की घात बराबर कितनी होगी, 1। इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा उदाहरण है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पर चर राशि कौन सी है, x, और x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात बराबर कितनी होगी, 3। इस तरह से आप चर की अधिकतम घात को क्या कहोगे, बहुपद की घात। अब घातों के आधार पर बहुपद होता है 3 प्रकार का। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार होंगे 3। पहला प्रकार होगा रेखिक बहुपद। पहला बहुपद रेखिक बहुपद कहलाएगा। रेखिक बहुपद का मतलब क्या होता है कि यदि चर की अधिकतम घात 1 है, घात 1 वाला बहुपद कौन सा कहलाएगा, रेखिक बहुपद। चर की अधिकतम घात
1 हो तो वो बहुपद कौन सा कहलाता है? रेखिक बहुपद। उदाहरण लिख देंगे इसका हम, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर 3 चर है लेकिन तीनों की घात कितनी है? 1 है, इसलिए ये रेखिक बहुपद है। जैसे कि हम लिख देते हैं y प्लस 1, तो y यहाँ पर चर है, चर की अधिकतम घात कितनी? 1। ऐसे कुछ और भी लिख सकते हैं, z या 3z, ऐसा। ये भी एक रेखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर चर क्या है? z, और z की घात कितनी है? 1। फिर दूसरा है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद क्या होता है? यदि चर की अधिकतम घात, यदि चर की अधिकतम घात 2 हो, यदि घात 2 हो तो वो कौन सा कहलाता है? द्विघाती बहुपद। तो इसका उदाहरण है x स्क्वायर प्लस वाई या फिर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर भी लिखा है, वाई भी लिखा है और 1 भी लिखा है। तो 1 तो यहाँ पर अचर है और वाई चर है, लेकिन वाई की घात कितनी? 1 है और एक्स की घात कितनी है? 2। तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। ऐसा ही कुछ और उदाहरण लिख सकते हैं, 3y स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ऐसा। मतलब कुल मिला के जो चर दिख रहा है तो मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए कुल मिला के, तो वो कहलाएगा द्विघाती बहुपद। तीसरा कहलाता है त्रिघाती बहुपद। तो ये तो नाम से ही मालूम चलता, द्विघाती मतलब 2 घात, त्रिघाती का मतलब कितना घात होना चाहिए? 3 घात होनी चाहिए। त्रिघाती बहुपद का मतलब चर की अधिकतम घात 3 हो तो वो बहुपद कौन सा कहलाता है? त्रिघाती बहुपद। तो इसका भी हमको एक उदाहरण लिखना पड़ेगा, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। यहाँ पर 3 चर है, एक्स वाई जेड। जेड की घात कितनी है? 1 है, वाई की घात 2 है और एक्स की घात 3 है। तो तीनों में से अधिकतम घात कितनी है? 3, और अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये वाला बहुपद कौन सा कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद। ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ऐसा भी अगर कोई बहुपद है, सारे चर है x में, लेकिन x की अधिकतम घात अगर देखें तो अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए ये वाला बहुपद भी कौन सा कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद। इसलिए घातों के आधार पर हमने बहुपद को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद। ठीक है। अब है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं कि बहुपद में x का वह मान जिसको रखने पर बहुपद क्या हो जाए? 0 के बराबर। तो जो जिस मान को रखने पर बहुपद 0 हो रहा है वो कहलाता है, वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। यदि f(x) कोई बहुपद है और बराबर 0 हो जाए, x बराबर 0 हो जाए, तो x का वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। और ये शून्यक आपने 9th क्लास में पढ़ा है, शून्यक हमने ज्ञात किए हैं। तो हम क्या करते थे वहाँ पर, जो 2x प्लस 5 था, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते थे? बराबर 0। तो यहाँ पर भी शून्यक वही होगा, जो भी बहुपद दिया होगा उसको बराबर 0 लिखेंगे और वहाँ से जो x का मान आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। एक बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात जो होती है वो उसी के बराबर शून्यकों की संख्या होती है। बहुपद की जो अधिकतम घात होगी उसके बराबर ही उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे कि आपको कोई सवाल दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और आपको कहा जाए कि इस बहुपद में अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अधिकतम घात देखनी है। घात कितनी है? अधिकतम 2, इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक। जैसे कि यहाँ पे कोई और उदाहरण लिख लें, 3x की पावर 4, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। और आपको कहा जाए एग्जाम में आ जाए कि 1 नंबर का सवाल कि इस बहुपद में शून्यकों की संख्या बताइए कितनी होगी, तो आपको देखना है अधिकतम घात कितनी है। x की अधिकतम घात 4 है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। इस तरह से आप बहुपद के शून्यकों की संख्या सवाल को देखकर ही पता लगा सकते हो कि हाँ हमको कितने शून्यक यहाँ पर ज्ञात करने
करने होंगे, 2, 3, 4 जितने भी, ठीक है। फिर है बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। जैसे कि कोई द्विघाती बहुपद ले लिया अपन ने, एक द्विघाती बहुपद ले रहे हैं हम, द्विघाती बहुपद हमने ले लिया ax² प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघाती बहुपद है जिसका हमने क्या लिखा है, व्यापक रूप लिखा है। और इस द्विघाती बहुपद के शून्यक कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसके शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा है। हमने मान लिया कि इसके जो 2 शून्यक है वो कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो अब यहाँ पर ये जो गुणांक है x² का गुणांक, x का गुणांक a, b और c, तो यहाँ पर आप लिख दो, चलो x² का गुणांक क्या होता है a, x का गुणांक जिसको हम बोलेंगे b, और जो लास्ट में लिखते हैं अचर पद उसको बोलते हैं हम c। तो इन a, b, c और इन शून्यक अल्फा और बीटा के बीच में क्या संबंध होता है ये हमको यहाँ पे लिखना है। तो संबंध हम लिख रहे हैं, संबंध होता है पहला कि शून्यकों का यदि हम योग करें, अल्फा और बीटा को यदि हम जोड़ें तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। ये सूत्र है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर -b का मतलब क्या है, x का गुणांक और a का मतलब है x² का गुणांक, ठीक है। ये तो हो गया शून्यकों का योग। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, अगर हम गुणनफल करें शून्यकों का अल्फा और बीटा का यदि हम गुणा करें अल्फा इंटू बीटा तो वो बराबर होगा c/a के। c का मान कितना है हमारे पास में, अचर पद, c कौन है, अचर पद, और a कौन है, x² का गुणांक, ठीक है। तो ये संबंध आपको अच्छी तरह से आना चाहिए क्योंकि इस संबंध को हम आगे और भी काम में लेंगे कि योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। अब आपको जब शून्यक अल्फा और बीटा मालूम हो और आपको कहा जाए कि द्विघात बहुपद बनाओ, तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, द्विघात या द्विघाती बहुपद बनाना जब शून्यक अल्फा तथा बीटा हमें ज्ञात हो, जब हमें शून्यक ज्ञात होंगे अल्फा और बीटा, तो द्विघाती बहुपद बनाने का एक सूत्र होता है। सबसे पहले लिखेंगे द्विघाती है इसलिए x², फिर लगाएंगे माइनस, फिर शून्यकों का करना है योग, फिर लगाना है x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि अगर आपको बहुपद बनाने को कहा जाए और शून्यक दे दिए जाए तो आप सूत्र लगाओगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर शून्यक ज्ञात करने पड़ेंगे जो द्विघात बहुपद दिए हुए हमें। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपके पास में जो पहला सवाल है उसमें सिर्फ 2 पद है, 4x² और प्लस 8x। अगर तीसरा पद होता तो हम जैसे 9th क्लास में क्या था कि पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा करके करेंगे, तो वैसा करते हैं। बट यहाँ पर तो आपको क्या दिया हुआ, 2 पद दिए हुए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर आपको वहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप पहले कॉमन निकालो। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो x और दोनों में से क्या कॉमन है 4, तो कोष्टक में क्या बचेगा x प्लस 2,
और हम सवाल को देख के पहचान चुके हैं कि हमारे पास में कितने शून्यक आने चाहिए, 2 शून्यक, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड करने के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो 4x और एक दूसरा भाग है इसका x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, एक बार 4x बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 0 बटा 4, मतलब कि x का मान कितना मिला, 0, और यहाँ से x बराबर 0 माइनस 2 करेंगे तो x का मान कितना मिला, -2। तो ये 2 शून्यक आ गए हमारे पास में, 0 और -2। तो ये पहला वाला शून्यक होता है अल्फा और दूसरा वाला शून्यक होता है बीटा। अल्फा और बीटा आ गए हमारे पास में। एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है a, तो a बराबर कितना है, 4। x का जो गुणांक होता है उसको बोलते हैं b, और b बराबर कितना है, 8। और c कौन सा होता है, अचर पद। तो यहाँ पर तो कुछ अचर है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, c की जगह पर 0। तो c बराबर आ गया हमारे 0। a, b और c निकाल दिए। अब हम संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो हमारा जो संबंध मैंने लिखवाया था अभी आपको, पहला संबंध क्या था, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो इसको LHS को भी सॉल्व करना है, RHS को भी सॉल्व करना है, और दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2, तो ये प्लस माइनस माइनस, LHS कितना आ गया, -2। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, ये -b का मान कितना है, 8 बटा 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये आ गया हमारा -2। तो LHS बराबर आ गया RHS। पहला संबंध तो हमने जांच कर लिया। दूसरा है हमारा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा और बीटा का गुणा करना है, 0 इंटू -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। c/a, c का मान कितना है, 0 बटा 4, तो यहाँ पर भी आ गया ये 0। तो अल्फा इंटू बीटा का भी हमने चेक किया है संबंध, तो यहाँ पर भी LHS बराबर मिल गया हमको RHS। तो इस तरह से आपको किसी द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक अल्फा और बीटा आने के बाद में आपको उनके संबंध की सत्यता की जाँच भी करनी है। दूसरा सवाल है 4x स्क्वायर -4x और +1। तो यहाँ पर अचर पद है, अचर पद है तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा करेंगे, 4 एकम 4। अब इस 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि -4 आ जाए। तो 4 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 2 दूनी 4, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, -4, तो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -4। और जब -2 का -2 से गुणा करेंगे तो हमको वापस +4 भी मिल रहा है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणा करने पर तो वापस ये संख्या आनी चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, तो वो कहलाते हैं उसके गुणनखंड। तो हम यहाँ पर इस -4 की जगह क्या लिख देंगे, -2x और -2x। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं हम 4x स्क्वायर -2x और +1। इन दोनों में से कॉमन लेना है आपको, एक तो 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो कोष्टक में आ जाएगा 2x - 1। इन दोनों में से कॉमन क्या है, -1, ब्रैकेट में आएगा 2x - 1। ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद में आपको दिखना चाहिए कि ये दोनों कोष्टक हमारे एक समान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं है, इसका मतलब कि आपने जो टुकड़े किए हैं, जो गुणनखंड किए हैं, वो गलत है। तो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, 2x - 1, यहाँ से मिला हमको 2x और यहाँ से ये -1। फिर हम क्या करेंगे, जैसे उसमें क्या है, बराबर 0, 2x - 1 बराबर 0, यहाँ से भी 2x - 1 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस का इधर आएगा तो +1 और x बराबर 1/2, पहला शून्यक। इधर भी 2x बराबर ये इधर आएगा तो +1 और x बराबर 1/2। तो ये आ गए हमारे दोनों शून्यक अल्फ़ा और बीटा। ये है अल्फ़ा और ये है हमारा बीटा। अब हम संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और एक है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a।
अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ना है हमें, 1/2 प्लस 1/2, तो 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 1 तो 2/2, तो कितना आ गया 1, 2 से 2 कट जाएगा। ये तो अभी LHS हुआ हमारा। RHS माइनस B का मान, A बराबर तो है 4, B बराबर कितना है -4 और C बराबर कितना है 1, तो माइनस B की जगह क्या लिखेंगे -4 और A की जगह लिखेंगे 4, माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, और 4 से ये 4 कट गया तो हमारा RHS भी आ गया 1, LHS में भी 1 था और RHS में भी 1 आ गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब तीसरा सवाल है 6x² - x और -2। यहाँ पे भी वही करना है, पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है, तो 6 इंटू -2 बराबर माइनस का आ गया 12। अब -12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस का 1 आ जाए, तो 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा और -6 - 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए माइनस का 1, मतलब कि इससे नहीं होगा। तो और 12 कहाँ पे आता है, 2 के पाड़े से नहीं हो रहा है, 3 के पाड़े में देखो, 3 चौक 12, तो 3 इंटू 4 करने पर 12 आ रहा है और हमको माइनस का 1 चाहिए, तो 3 - 4 करें हम तो हमारा -12 भी आ जाएगा और 3 - 4 करने पर माइनस का 1 भी आ जाएगा, मतलब कि ये वाले टुकड़े हमारे सही होंगे। 3 - 4 -1 और 3 इंटू -4 करेंगे तो -12 भी आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x² फिर प्लस 3x माइनस 4x और ये -2। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो 2x प्लस 1। इन दोनों में यहाँ पर माइनस है तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। फिर यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, कोष्टक में क्या बचा 2x। जब कोष्टक के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर आने वाला जो भी साइन होगा वो चेंज होगा, तो यहाँ माइनस की जगह लगा दिया प्लस, 2 बाहर चला गया तो हमारे पास में क्या बचा 1। दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, 2x प्लस 1, यहाँ से 3x और यहाँ से ये -2। अब हम क्या करेंगे, 0 के बराबर 2x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर -1/2। ये आ गया हमारा अल्फा, पहला शून्यक। दूसरा 3x बराबर -2 इधर जाएगा तो +2, x बराबर 2/3, ये आया हमारा दूसरा शून्यक बीटा। ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। अब हमें शून्यकों का योग करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा -1/2 प्लस 2/3, 2 तिया 6 एलसीएम, फिर 3 एकम 3 -3 और 2 दूनी 4, 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। अब हम RHS को सॉल्व कर देते हैं, ये माइनस लगा दिया, b का मान a बराबर है 6, यहाँ कुछ नहीं है तो b बराबर -1 और c बराबर -2, तो -b का मान कितना है -1 बटावा a का मान 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/6 बराबर 1/6, LHS बराबर RHS। अब हम गुणा करके देखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा करना है 1/2 और 2/3 का गुणा करना है, 2 से 2 कट गया तो यहाँ से बचा -1, इधर से 3, ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। C/A, C का मान है -2 और A का मान है 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर भी आ गया -1/3, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब है इसका चौथा सवाल, x² - 15। यहाँ पर भी आपको 2 पद दिए हुए हैं, x² और -15। तो पहले सवाल में क्या था, कॉमन था तो हमने डायरेक्ट कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि x की घात 2 है तो शून्यक तो हमको 2 चाहिए, लेकिन कॉमन कुछ नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट x² इस -15 को हम RHS में भेजेंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर जो रूट लगाना है वो प्लस माइनस में लगाना है, नहीं तो हमको शून्यक 2 नहीं मिलेंगे। तो पॉलिनोमियल में, बहुपद में आपको जब भी स्क्वायर आप हटाते हो तो आपको प्लस माइनस रूट जरूर लगाना है, इस बात का
ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो हमारे पास में 2 शून्य आ गए, x बराबर √15, एक बार प्लस में और एक बार x बराबर माइनस का √15। तो ये है अल्फ़ा और ये है हमारा बीटा। अब हम शून्यकों की जांच करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा √15 और -√15, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कट गए, इसलिए हमारा RHS LHS कितना आ गया 0। अब हम RHS में लिख के देखेंगे b का मान, तो x² का गुणांक a होता है, तो a बराबर 1। अब x है ही नहीं, इसलिए b का मान कितना आ गया 0 और अचर पद c बराबर कितना है -15। तो यहाँ पर b की जगह लिखेंगे हम 0 बटावा a का मान है 1 और 0 बटावा a कितना होता है 0। तो LHS बराबर RHS, ठीक है। फिर हम अल्फ़ा इंटू बीटा कर रहे हैं, √15 का गुणा करना है -√15 से। तो जब दो रूट वाली संख्याएं एक जैसी है और उनका गुणा हो रहा है तो वहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस का साइन आएगा। फिर बराबर में क्या है c/a, c का मान है -15 और a का मान है 1, तो ये आ गया हमारे -15। LHS बराबर RHS, ठीक है। फिर पांचवा सवाल है x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू x प्लस √3। इस सवाल में जैसे नॉर्मली सवाल जो होते हैं वहाँ पर सिर्फ x होता है, साथ में कोई संख्या अगर होनी है तो भी होती है। यहाँ पर क्या है, x के साथ में जो संख्या है वो √3 प्लस 1 की वजह से आप दिख रहा होगा आपको कि आपको ऑलरेडी टुकड़े करके दे दिए हैं। अगर प्लस नहीं होता तो गुणे में होता तो आपको टुकड़े करने पड़ते हैं, यहाँ पर लेकिन क्या है प्लस है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, हमको सिर्फ क्या करना है x को अंदर ले जाना है और कुछ भी नहीं करना, टुकड़े हैं किए हुए हैं हमारे पास में। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इस √3 को गुणा कर देंगे x से, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू x और ये √3, टुकड़े हो गए, ऑलरेडी थे टुकड़े। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, x कॉमन, तो x माइनस √3, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया और कोष्टक में x, यहाँ माइनस साइन था इसलिए माइनस √3। ये मालूम है आपको, बाहर माइनस का साइन होने से हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से वापस क्या कॉमन है, x माइनस √3 और यहाँ से मिला x और -1। अब क्या करना होगा, बराबर 0 करेंगे, एक बार x माइनस √3 बराबर 0, x बराबर √3, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ये हमारे आ गए अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा और ये बीटा आ गए शून्यक। अब हम जांच कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा करना है √3 और ये प्लस 1 हो गया, फिर माइनस b का मान, ये हाँ यहाँ पर a बराबर कितना है 1 और ये वाला पूरा है b और ये है हमारा c। तो माइनस b का मान हम लिख रहे हैं माइनस फिर √3 प्लस 1 और अपॉन में a का मान कितना 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो RHS में भी हमारे पास में क्या आ गया √3 प्लस 1, LHS बराबर RHS। अब गुणा करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, √3 का 1 से गुणा करेंगे तो √3 बराबर में c/a, √3 बटावा 1, तो ये आ गया हमारा √3 बराबर √3, मतलब कि LHS बराबर RHS, ठीक है। छठा सवाल है 3x² माइनस x और -4। तो यहाँ पर तो अचर पद भी है, 3 पद है, इसलिए हम गुणनखंड कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे, 3 इंटू -4 करेंगे तो -12, -12 के टुकड़े करने हैं और माइनस का 1 चाहिए, तो आ रहा है 3 - 4 करने पर हमको मिल रहा है -1, तो टुकड़े वही हैं जो हमारे गुणनखंड थे, जो हमने गुणा किया वही हमारे टुकड़े हो गए। तो 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, 3 - 4 -1 आ रहा है और 3 को -4 से गुणा करने पर -12 भी आ रहा है। कॉमन लेंगे 3x को, तो कोष्टक में बचा x प्लस 1, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, कोष्टक के अंदर क्या आएगा x प्लस 1, दोनों में वापस क्या कॉमन है
x प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ से 3x और ये -4। अब क्या करना पड़ेगा, एक बार हम x प्लस 1 को 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार 3x - 4 को भी लिखेंगे बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर, ये इधर से इधर आएगा तो -1 और 3x बराबर, इधर से इधर आया ये 4, x बराबर 4/3। तो ये होगा हमारा अल्फ़ा और ये होगा बीटा। अब क्या करनी है जांच, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये है हमारा a, यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए b और ये है c। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान -1, फिर बीटा का मान रख रहे हैं हम 4/3। 3 ले लिया एलसीएम, तो -3 और +4, 4 - 3 1/3 बराबर लगा दिया, माइनस लगा दिया b का मान कितना है -1 और a का मान कितना है 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/3। LHS बराबर RHS। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, गुणा करना है, तो वो क्या होगा C/A। अल्फ़ा और बीटा का गुणा कर रहे हैं, -1 इंटू 4/3 कर रहे हैं, तो -4/3 C/A। C का मान कितना है -4 और A का मान कितना है 3, तो ये देखो बराबर आ गया, LHS बराबर RHS। तो इस तरह से आपको गुणनखंड करके उनके सत्यता की जांच करनी होगी। दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस योग और गुणनफल शब्द का ध्यान रखना, आपको दिया गया क्या है, शून्यकों का योग ऑलरेडी गिवन है और गुणनफल भी गिवन है, मतलब कि आपको जोड़ना और गुणा नहीं करना है। इसका मतलब कि पहली वाली संख्या जो है वो शून्यकों का योग है और दूसरी वाली संख्या क्या है, गुणनफल है। तो योग को हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुणनफल को क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, आपको योग भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। तो मैंने आपको अभी बताया था सूत्र के टाइम, जब सूत्र लिखवाए थे मैंने, कि यदि आपको द्विघात बहुपद बनाना है तो उसका सूत्र होता है x² फिर माइनस फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस सूत्र को आपको यहाँ पर काम में लेना होगा द्विघात बहुपद बनाने के लिए। तो इन सभी सवालों में हम इस सूत्र को लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे। तो सबसे पहले लिखना है x², फिर माइनस है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे -3, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह लिख देंगे हम 2। तो ये बन गया हमारा द्विघात बहुपद। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर ये 2 माइनस आ रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर x लगाना था, x² फिर माइनस फिर शून्यकों का योग, फिर साथ में क्या था x, ये x फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा 2। ठीक है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 3x और ये प्लस 2। तो ये बन गया हमारा द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2। इसी तरह से दूसरा सवाल है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है हमको 1/3। x², सबसे पहले लिख देंगे x², फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे √2, फिर बाहर क्या है x, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह लिख देंगे हम 1/3। बन गया। लेकिन यहाँ पर ये 3 अपॉन में आ रहा है, तो इस अपॉन वाले 3 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 3 अगर ऊपर भी आए तो जो भी हम करेंगे वो सबके साथ करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 3 चाहिए हमको ताकि हम अपॉन वाले 3 को काटें। तो हम क्या करेंगे, 3 से पूरे बहुपद को गुणा करेंगे। 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x² फिर 3 √2x प्लस 3 इंटू 1/3 और ये 3 से 3 कट गया। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 3x², 3 √2x और प्लस 1, ये हमारा आंसर। ठीक है, फिर तीसरा सवाल, ये योग अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। मान रखेंगे सूत्र के अंदर x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लिख देते हैं -1/4, फिर इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर भी 1/4। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, अपॉन से 4 को हटाना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा, 4x² माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1/4 x, 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर भी इस 4 से 4 कट जाएगा। तो अब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर। ठीक है, फिर फोर्थ सवाल है, 0 है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा है √5। ठीक है, अब यहाँ पर भी सूत्र में मान रख रहे हैं, ये x² फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा √5। अब 0 इंटू एक्स तो पूरा का पूरा हो गया 0, तो हमारा आंसर क्या होगा, x² प्लस √5, ये हमारा आंसर। इसी तरह से पांचवा सवाल, 4 तो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा है 1। अब मान रख रहे हैं हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 4 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा है 1, ये हमारा आंसर। फिर छठे सवाल में ये है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो सूत्र में मान रख रहे हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। 1 इंटू एक्स लिखेंगे तो वो सिर्फ x होगा, तो हमारा आंसर होगा x² माइनस x और प्लस 1। ठीक है, x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो आपको यहाँ पर इस k का मान ज्ञात करना है। इम्पोर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ये अलग टाइप का सवाल है। क्या कह रहा है ये, यदि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है आपको ये, और इस बहुपद के शून्यकों के वर्गों का योग बराबर कितना है, 40 है, तो आपको यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। तो शून्यक कौन से होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो प्रश्नानुसार शून्यकों के वर्गों का योग बराबर 40 दिया हुआ है। तो शून्यकों के वर्गों का योग मतलब कि अल्फ़ा² प्लस बीटा² बराबर हमको दिया हुआ है 40। शून्यकों के वर्गों का योग बराबर 40 है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो हमारा बहुपद है f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k, तो यहाँ से हम a, b और c के अगर मान निकालना चाहें तो a बराबर x² का गुणांक 1, b का मतलब क्या होता है, x का गुणांक -8 और c का मतलब अचर पद जो कि k है। तो यहाँ से भी हम अगर शून्यकों का योग निकालना चाहें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ पे -b का मान कितना है, -8 बटावा a का मान कितना है, 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 8/1 कितना हो जाएगा, 8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास में आ गया है 8, ये बन गया समीकरण नंबर 2। तीसरा, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a। तो यहाँ से c का मान हमारे पास में कितना है, k, और अपॉन में कितना है, 1, तो k/1 बराबर k होता है। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को किस तरह से काम में लें कि हमारा ये जो k है इसका मान हमको मिल जाए, तो हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 को। समीकरण नंबर 2 में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 8 है, तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब कि जो हमारा सूत्र है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2xy। तो यहाँ पर एक्स वाई की जगह क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो इसका स्क्वायर करने से अल्फ़ा² प्लस बीटा² भी आ रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ रहा है, तो इनके मान हम इसमें रख पाएंगे यदि हम क्या करें, समीकरण नंबर 2 का वर्ग करें। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण नंबर 2 का हम वर्ग कर रहे हैं, अल्फ़ा
प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। वर्ग दोनों पक्षों में होगा, एक साइड नहीं करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। अब इसको खोल रहे हैं हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 8 का स्क्वायर 64। अब समीकरण नंबर 1 से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 40 प्लस ये 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लिख देंगे k और बराबर 64। यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण नंबर 1 व 3 से हमने लिखा है ये, ठीक है। अब हमको यहाँ पर k का मान चाहिए, इसका पक्षांतर कर देंगे 64 माइनस 40 तो 2k बराबर 24, k बराबर 24/2 और ये कट जाएगा तो हमको मिला k बराबर 12। ये हमारा आंसर। इस तरह से हमको k का मान ज्ञात करना होगा। यदि आपको कोई संबंध दिया गया है तो उन संबंध को काम में लेके, ठीक है। यदि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।